जय हिंद दोस्तों, मैं ओम शिवम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ओम एजुकेशन एकेडमी में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों हम पिछली क्लास में देख चुके हैं कि हम कर रहे हैं इतिहास की एनसीईआरटी कक्षा 6, जिसका अध्याय 1 है प्रारंभिक कथन कब, क्या, कहाँ और कैसे। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, तो पहला बिंदु है दोस्तों हमारा, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। यानी ईरान से जो आने वाले लोग थे और यूनान से जो आने वाले लोग थे, उन्होंने सिंधु नदी को हिंदोस और इंदोस कहा, और इसके जो पूर्व में स्थित, यानी जो सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि थी, उसे इंडिया कहा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, जिसका उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में यह देश के लिए प्रयोग होने लगा। यानी जो भरत नाम था, सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया गया था, जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में यह देश के लिए बोले जाने लगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, यानी दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप क्यों कहा गया है, इसके बारे में कुछ जानकारी करते हैं। चलिए दोस्तों, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्र में पहाड़ी तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। यानी कि जो दक्षिण एशिया है वो एक महाद्वीप से तो छोटा है, लेकिन इतना बड़ा होने के कारण और एशिया में समुद्रों तथा पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे महाद्वीप कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। दक्षिण एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाते हैं। यानी कि दक्षिण एशिया है वो आधुनिक भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान आदि देश आते हैं इसमें, जो किसे दर्शाते हैं, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि की सीमाओं को दर्शाते हैं। पर दोस्तों अगले पॉइंट्स पे चलते हैं अपने इतिहास जानने के स्रोत। यानी कि हम इतिहास को किन किन स्रोतों की सहायता से जान सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है अभिलेख, पांडुलिपियाँ, यात्रियों के वृत्तांत और पुस्तकें। तो चलिए दोस्तों, पहला देखते हैं हम अभिलेख। अभिलेख ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हों। यानी अभिलेख उन्हें कहेंगे जो कठोर चीज़ पे उत्कीर्ण किए जाते हों। अभिलेख क्यों लिखवाए जाते थे? दोस्तों अपने दिमाग में सोच के देखिए आप कि अभिलेख उस समय क्यों लिखवाए जाते होंगे। यानी शासक और अन्य लोग अपने आदेशों को इसलिए भी उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। दूसरा नंबर है, शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यानी कि शासक जो लड़ाइयों में विजय प्राप्त करते थे उनका गुणगान करने के लिए भी इनका प्रयोग करते थे। तीसरा है, राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाते थे। यानी जो राजा और रानियां थी, जो वो अपने राज्य में जो भी विशेष कार्य करवाते थे उनके बारे में गुणगान करने के लिए उत्कीर्ण करवाते थे। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। वर्तमान में अफगानिस्तान के कंदार से प्राप्त अभिलेखों को अशोक ने 2250 वर्ष पूर्व उत्कीर्ण करवाया था। ये अभिलेख यूनानी तथा अरमेक लिपियों और भाषाओं में हैं। यानी अशोक के कुछ अभिलेख मिले हैं जो कि 2250 वर्ष पूर्व पुराने हैं,
और उन्हें यूनानी और आर्मेयिक लिपियों में लिखवाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। पांडुलिपियाँ, यानी पांडुलिपियाँ किसे कहेंगे उन्हें देख लेते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपियों के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। यानी जो जितनी भी हमें पांडुलिपियाँ मिली हैं वो हिमालय में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से जो तैयार भोजपत्र था उस पर लिखी हुई मिली है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लिपि और भाषा में अंतर, यानी लिपि और भाषा में क्या अंतर होता है इसके बारे में जानेंगे, या लिपि या भाषा किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। लिपि अक्षरों और संकेतों से मिलकर बनी होती है, उसे लिपि कहेंगे। यानी जो जिसमें अक्षर और संकेत प्रयोग किए जाएंगे उसे लिपि कहेंगे। और भाषा किसे कहेंगे, जब हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तो वह भाषा कहलाती है। आगे देखते हैं दोस्तों। पुरातत्वविद, यानी पुरातत्वविद किसे कहेंगे उसके बारे में जानकारी करते हैं। कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को पुरातत्व कहते हैं। यानी कि जो अतीत में कई वस्तुएं बनाई गईं और उनको प्रयोग में लाया गया, उन्हीं का जो अध्ययन करते हैं उन्हीं व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। जैसे पत्थरों और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियाँ, औजार, हथियार, बर्तनों, आभूषण आदि। यानी कि इन चीज़ों के जो अवशेष मिले हैं और इनका जो अध्ययन करता है उन्हीं व्यक्तियों को हम पुरातत्वविद कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। स्रोत, यानी स्रोत क्यों कहा जाता है इन चीज़ों को। यानी जो पांडुलिपियाँ अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी जो पांडुलिपियाँ होती हैं, अभिलेख होते हैं, जो पुरातत्व होते हैं, उनसे जो जानकारी प्राप्त होती है उन्हें इतिहासकार क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। इतिहासकार, यानी इतिहासकार किन्हें कहेंगे हम, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। तिथियों के बारे में जानकारी, यानी कि कॉमन एरा, ईसा मसीह के जन्म के बाद, यानी जब ईसा मसीह का जन्म हो गया था उसके बाद की जितनी भी तिथियां होंगी वो हम सी से प्रदर्शित करेंगे। और ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह का जब जन्म नहीं हुआ था उससे पहले की जो तिथियां होंगी उसे हम बीसी के नाम से जानेंगे। और बीपी यानी कि बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले, यानी जो वर्तमान से जो अभी वर्तमान में जो तिथियां चल रही हैं उससे पहले की जो तिथियां होंगी उन्हें बीपी के नाम से जाने। इन शब्दों का प्रयोग क्यों करेंगे इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि अधिकांश देशों में इसी कैलेंडर का उपयोग किया जाता है, इसलिए हम इन्हीं शब्दों का प्रयोग कर देंगे। आगे देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण तिथियां, यानी कि महत्वपूर्ण तिथियां, यानी कि जो कृषि का आरंभ हुआ था उसके साथ 8000 वर्ष पूर्व के प्राप्त हुए हैं। दूसरा है सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर के उद्भव के साथ 4700 वर्ष पूर्व के मिले, यानी कि जो प्रथम सिंधु सभ्यता के जो प्रथम नगर बने थे उनके साथ 4700 वर्ष पूर्व के। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य के साथ लगभग 2500 वर्ष पूर्व के मिले हैं। आई होप दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।